आज हम चैप्टर करेंगे अकबरी लोटा, जो कि लिखा है अन्नपूर्णानंद वर्मा जी ने। अब ये एक हास्यपूर्ण कहानी है। इसमें जो लेखक है उन्होंने ये बहुत ही रोचक तरीके से हमें ये बताया है कि परेशानी के समय में परेशान न होकर किस तरह समझदारी से उस समस्या का हल निकाला जा सकता है, ये उन्होंने इसमें समझाया है। तो चलिए देखते हैं। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। अब यहाँ पर वो ये बता रहे कि जो लाला झाऊलाल थे उनको कोई खाने पीने की कमी नहीं थी। वो अपने टाइम के अच्छे खासे पैसे वाले आदमी थे। अच्छा खाते थे, अच्छा पीते थे। उनके पास बड़ा सा मकान भी था ठठेरी बाजार में। और फिर मकान के जो नीचे दुकानें थी उसमें से 100 रुपये मासिक के करीब किराया होता रहता था। मतलब उस टाइम पे 100 रुपये का किराया, 100 रुपये किराया बहुत अच्छी अमाउंट होती थी। ठीक है, तो वो अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे। पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। ठीक है, अब हुआ क्या, 250 रुपये की बात क्यों है? क्योंकि एक दिन उनकी पत्नी ने एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की। तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। अब जब उनकी वाइफ ने एकदम से 250 रुपये 250 रुपीज मांग लिए तो एकदम से उनका दिल बैठ गया। वो एकदम से घबरा गए, क्योंकि एक साथ ठीक है 100 रुपये हर महीने आते थे, पर एक साथ उस टाइम पे 250 रुपीज हाथ में होना बड़ी बात थी। ठीक है, तो उनकी ये दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप अगर देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। अब आगे उनकी जो वाइफ है वो कहती है, अगर आप नहीं दे सकते तो आप मत डरिए, मैं अपने भाई से मांग लूंगी। अब जैसे उन्होंने ये बात बोली तो लाला झाऊलाल की जो ईगो थी उसको हर्ट हो गया। ठीक है, तो लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। तो उन्होंने कहा, नहीं, तुम अपने भाई से 250 रुपये के लिए भीख मांगोगी, मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अब उनकी वाइफ कहती है, पर मुझे ऐसे नहीं है कि पैसे कभी चाहिए बहुत टाइम बाद, मुझे इसी जिंदगी में पैसे चाहिए। क्योंकि उन 250 रुपये उनको पता था लाला झाऊलाल के लिए एकदम से दे देना बहुत बड़ी बात थी, तो वो बहुत टाइम लेंगे देने में। ठीक है, तो वो कहती है मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। और आगे से लाला झाऊलाल कहते, अजी इसी सप्ताह में ले लेना, मतलब इसी वीक में ले लेना। सप्ताह से उनका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से, ऐसा उनकी वाइफ सोचती है कि पता नहीं अब ये 7 दिन में देंगे कि पता नहीं, इनका जो मतलब है वो 7 वर्ष मतलब 7 ईयर से तो नहीं है कहीं। पर लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से ऐसा बोला। तो उनकी वाइफ को भी लगा, चले ठीक है, देखते हैं। लेकिन जब 4 दिन जो के त्यों यो ही बीत गए और रुपए का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। अब क्योंकि 4 दिन ऑलरेडी निकल चुके थे और उन्होंने 7 डेज का वादा किया था, मतलब और 3 डेज बचे थे, तब उनको टेंशन हो रही थी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। प्रतिष्ठा मीन्स अपनी इज्जत का था, अपनी जुबान का था। अपने ही घर पे अपनी साख का था, अपने ही घर में अपनी इज्जत का था। ठीक है, देने का पक्का वादा करके अगर अब दे ना सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी। उन्हें ये लगा कि अगर मैंने इतना वादा कर दिया, इतने अच्छे से बोला, इतने रोब से मैंने बोला था कि मैं दूंगा, और अगर अब मैंने नहीं दिया तो मेरी वाइफ क्या सोचेगी। वो तो बिल्कुल ही मेरे बारे में मतलब बहुत ऐसा सोचेंगी ना कि हमेशा मैं बोल देता हूँ और वो करता नहीं हूँ काम, है ना, ऐसा होता है ना। तो उसकी नज़रों में उसका मूल्य क्या रह जाएगा? उनकी जो आईज है, उनकी वाइफ की आईज में उनका क्या मूल्य रह जाएगा? उनकी क्या इज्जत रह जाएगी, क्या वैल्यू रह जाएगी? ठीक है, तो अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं वो सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे थे। अब वो अपने हर समय अपनी वाहवाही करते थे कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। पर अब जब काम पड़ा, अब जब वाइफ ने 250 रुपये मांग लिए, तो अब उनको प्रॉब्लम आने लगी। तो यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपए का सवाल किया था, और उन्हें ये भी लग रहा था कि बेचारी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, तो उसकी जो विश है ये भी पूरी करना बहुत ज़रूरी है। तो उनके लिए ये भी कहीं ना कहीं वो इमोशनल थे इस बात को लेकर। अब इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। तो उन्हें लगा कि उनकी बहुत इंसल्ट होगी, उनकी वाइफ उन पे हमेशा हंसती रहेगी, हमेशा यही ताना कसती रहेगी, और कभी भी अब उनको कुछ नहीं समझेगी अगर इस बार उन्होंने पैसा नहीं दिया। ठीक है, खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी ये विपदा सुनाई। अब उनके जो फ्रेंड थे पंडित बिलवासी मिश्र, उन्होंने जाके अपनी ये पूरी विपदा उन्हें सुनाई, अपनी ये सारी बात उन्हें बताई, मतलब अपना दुखड़ा रोने बैठ गए वहां पर जाकर। अब संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी उस समय बिल्कुल
खुक थे मतलब बिल्कुल खाली थे, उनके पास भी एक भी पैसा नहीं था उनकी हेल्प करने के लिए। अगर होता तो शायद वो अपनी फ्रेंड की हेल्प कर देते। उन्होंने कहा, मेरे पास तो नहीं है, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो जो कल शाम में मीन्स जो नेक्स्ट डे है वो तुमसे मकान पर आकर मैं मिलूंगा और तुम्हें वहां पर ही दे दूंगा, ठीक है। पर क्योंकि वो फ्रेंड थे तो उन्हें लगा मेरा फ्रेंड बेचारा थोड़ा मुश्किल में है, तो इसकी हेल्प करते हैं, तो कहीं ना कहीं से अरेंज करते हैं पैसे। अब आज वही शाम थी, ठीक है, वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन, मीन्स आज 7th डे हो गया था, तो आज तो पैसे देने ही देने थे। कल 250 रुपए या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी के साथ हाथ धोना है, ठीक है। या तो कल 250 रुपए दे देने हैं या फिर अपनी हेकड़ी के साथ अपनी हेकड़ी से अपने हाथ धो देने हैं, ठीक है। ये सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामर फांसी न कर देगी। डामर फांसी मीन्स देश निकाला या बहुत ही बुरी कोई सजा मिलना, ठीक है, वो होती है दामन फांसी। तब उन्हें ये लगा कि ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे पैसे ना देने पर कोई देश निकाला दे देगी या मुझे कोई बहुत बड़ी सजा देगी, ठीक है। तो दामन फांसी तो ना कर देगी, लेकिन जरा सा हंस देगी। पर अगर उसने जरा सा हंस भी दिया, मतलब उनकी वो इंसल्ट करते हुए अगर उसने हंस भी दिया, तो उनकी जो ईगो है वो बहुत बुरी तरह से उसको ठेस पहुंचाएगी। पर वे कैसी हंसी होगी। कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाते थे। अब उनके पेट में यही सोच सोच के कि वो कैसी वो हंसी हंसेगी उनकी इंसल्ट करते हुए, कि उनके पेट में उससे मरोड़ हो रहे थे, ठीक है। उनके पेट में कुछ हो रहा था, ये सोच सोच के टेंशन के मारे। अब आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि न आए तो, या कहीं रुपए का प्रबंध वे न कर सके तो। अब उन्हें लगा था या तो वो, अगर वो आए ही नहीं तो क्या होगा, अगर आ भी गए पैसे ना लेकर आए तो क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा इसके बाद। अब इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झावलाल छत पर टहल रहे थे, मीन्स अपने टेरेस पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई, ठीक है। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। वो लोटे में पानी लेकर आई, गिलास लाई नहीं। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। अब वो जो लोटा था ना, वो ओरिजिनल जैसे अच्छे से सुंदर लोटे होते वैसा नहीं था, वो कुछ अजीब सी उसकी बेकार सी शेप थी। तो लाला झाऊलाल को जब से वो घर में आया था, वो तब से उन्हें वो पसंद ही नहीं था। अब था तो नया, साल 2 साल का ही बनाकर कुछ ऐसे गड़न उस लोटे की थी। वो कह रहे नया तो था, पर जो उनकी गड़न थी ना, जिस जिस हिसाब से वो गढ़ा गया था, जिस हिसाब से वो बना था, वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और कहते थे ऐसा लगता है कि इसका बाप डमरू माँ चिलम रही होगी। मतलब उनकी जैसे शेप थी ना, वैसे मोटी सी ऐसा पेट था, तो उनको लगता था शायद इसकी माँ डमरू रही होगी, तो वैसा अजीब सी उसकी शेप थी, ठीक है। अब लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, अपनी पत्नी की वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो अगर वो लोटा ले आई तो उन्होंने चुपचाप लोटे में ही पानी पीना सही समझा। मतलब उन्होंने ये जिद नहीं करी कि नहीं मुझे तो ग्लास ही चाहिए, तो उन्होंने एडजस्ट करते थे। मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। वो कहते हैं मानना भी चाहिए, जो वाइफ ने कहा, इसी को सभ्यता कहते हैं, इसी को हम एक अच्छी बात कहते हैं। मतलब एक अच्छा जो हस्बैंड होता है, उसे अच्छा हस्बैंड वाइफ को आपस में मिलजुल के ऐसे ही एडजस्ट करके रहना चाहिए, ठीक है। अब जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ, वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चू कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, ठीक है। अगर मैंने ज्यादा कुछ बोला तो मुझे बाल्टी में भोजन मिलेगा, प्लेट में नहीं मिलेगा। तब क्या तब क्या करना बाकी रह जाएगा। अब वो फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। अब छत की मुंडेर क्या होती है, वो जो वॉल की बाउंड्री होती है ना, या आप कह लें कि बालकनी में जो ग्रिल लगी होती है प्रोटेक्शन के लिए कि कोई नीचे नहीं गिर जाए, तो वो उस मुंडेर के पास ही खड़े थे। अब जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में ये नियम बनाए थे, बुजुर्ग कौन होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, पूर्वज, ठीक है, ने ये नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो। उन्होंने पता नहीं कभी ये नियम बनाया या नहीं कि छत के मुंडेर के पास पानी खड़े होकर न पियो। अब हमें हमारी मम्मी कहती है ना, कई बार ऐसा होता है कि खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, हमेशा बैठ के पानी पीना चाहिए, तो कुछ रूल्स होते हैं। तो उन्होंने ऐसा वो ये सोच रहे थे कि आज ऐसा भी कोई नियम होता कि छत के मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है।
अब लाला झावलाल मुश्किल से एक दो घूंट ही पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। अब क्योंकि वो मुंडेर पे खड़े थे, बिल्कुल वो उधर उस ग्रिल पे के वॉल्स पे, बाउंड्री वॉल पे खड़े थे, तो उनके हाथ से वो हिला और नीचे गिर, अब वो छूटा तो वो नीचे गिर गया सड़क पे आकर। ठीक है, अब क्योंकि ऊपर से नीचे गिरा है तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, किसी के ऊपर गिर गया, किसी को चोट लग गई तो क्या होगा, है ना। तब ये बहुत टेंशन वाली बात हो गई। अब लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। उल्का के उल्का एक वो, अब इन्होंने ये उल्का क्यों बोला, क्योंकि जैसे आंखों पर आपने कभी अगर देखा हो तो जब तारे टूटते हैं तो जो उसका टुकड़ा होता है वो नीचे आता है गिरता हुआ, उसे हम लोग उल्का बोलते हैं। तो वे बोलने लगी कि अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया, मतलब उसी उल्का की तरह वो उल्का से भी तेज स्पीड में, मतलब वो बहुत तेज स्पीड में उल्का नीचे आता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब ऊपर से आती है तो बहुत ज़्यादा स्पीड में आती है। ठीक है, तो वो ये कहते कि वो उल्का से भी तेज वो लोटा नीचे जाकर गिर पड़ा। अब किसी ज़माने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ इजाद की थी। अब न्यूटन ने क्या इजाद किया था, ग्रेविटी का नियम। ग्रेविटी क्या होती है कि कोई भी चीज़ जो ऊपर से नीचे गिरती है, उसे जो सेंटर, हमारे जो सेंटर ऑफ द अर्थ होती है, वो उसे अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। ठीक है, तो जो भी चीज़ ऊपर से आएगी वो नीचे गिरेगी गिरेगी, मतलब ऐसा होता है कि जो चीज़ ऊपर जाएगी वो हमेशा नीचे गिरेगी ही गिरेगी। तो उन्होंने ये बोला कि न्यूटन ने ये जो गुरुत्वाकर्षण, हिंदी में बोलते हैं ग्रेविटी को, जो ये इजाद किया था, तो उस लोटे ने उस ग्रेविटी ने उस लोटे को अपनी तरफ जमीन पे खींच लिया, सड़क पर खींच लिया। ठीक है, तो वो सोच रहे थे काश ऐसा कुछ ना हुआ होता तो ये लोटा नीचे नहीं गिरता। ठीक है, अब कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। ठीक है, अब ये सारी शक्तियाँ कि वो उल्का से भी तेज गिरा और फिर ग्रेविटी ने उसे नीचे खींच लिया, सब उसी के पक्ष में थी, उसी के फेवर में थी लोटे की, कि उसे नीचे जाकर गिरना ही था, कुछ ना कुछ सीन क्रिएट होना ही था। ठीक है, अब लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। अब इसका क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है कि जब वो लोटा नीचे जाकर गिरा तो लाला जी अब बहुत टेंशन में आ गए। उनका बिल्कुल जो रेड खून था ना, वो एकदम उनका ऐसा लगा कि वो खून सूख गया है, इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, क्योंकि इतनी हैवी चीज़, इतना हैवी लोटा जब नीचे गिरेगा और अगर वो किसी के ऊपर जा गिरा और किसी को कुछ उससे हो गया तो मुसीबत में कौन फंसेगा, लाला जी ही फंसेंगे। तो ये टेंशन में थे। अब ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। अब ये तिमंजिले से गिरा था, मतलब तीसरी मंजिल से, थर्ड फ्लोर से नीचे गिरा। तो सोचिए आप कितनी स्पीड में और कितना वेट होगा उसके अंदर उस टाइम पे। ठीक है, तो यह लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। उन्हें ऐसा लगा कि किस बिना बुलाया लोटा किस बेचारे के ऊपर, किस बेचारे की झोपड़ी पर, किस बेचारे के ऊपर जाकर जबरदस्ती मुसीबत का संदेश लेकर पहुंचेगा। ठीक है, कुछ ऐसा ही हुआ अभी। अब गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झावलाल जब तब दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। अब हुआ भी ऐसा ही, जैसे ही उन्होंने शोर सुना, अब शोर मचने लगा क्योंकि किसी के ऊपर वो गिर चुका था। अब जैसे ही वो नीचे दौड़ कर आए, जब उन्होंने शोर सुना तो तब तक वो जो भारी भीड़ थी उनके आंगन, उनके घर तक घुस चुकी थी। अब लाला झावलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक शिक से भीगा हुआ है। अब जो प्रधान पात्र मीन जो मेन जो पर्सन था वो अंग्रेज था। ठीक है, एक अंग्रेज था और वो नक से शिक मीन्स अपने पैरों से सिर तक या सिर से पैर तक पूरा भीगा हुआ था। ठीक है, नक मीन्स पैर होता, शिक मीन्स सिर, तो अपने सिर से पैर तक पूरा भीगा हुआ था और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। अब क्योंकि वो उनके पैर पे गिरा होगा, तो जब हमारे पैर में कोई चीज़ गिरती है तो हम क्या करते हैं, उस पैर को उठा लेते हैं, क्योंकि उस पैर को हम नीचे रख नहीं पा रहे होते हैं, तो दूसरे पैर पर खड़े होकर उसे हम ऐसे वो नाच, एक बैलेंस बिगड़ता है तो एक तरीके से वो नाचना हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि उनके पैर को, उनके एक पैर पर चोट लगी थी, एक पैर पे वो गिर गया था, तो वो दूसरे पैर पे उसे ऐसे ऊपर करके उस पे नाच रहे थे। अब उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झावलाल ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। दो और दो जोड़कर मतलब उन्होंने अब समझ लिया था आगे कि क्या क्या हुआ होगा और क्या क्या प्रॉब्लम अब आएगी, बात कैसे बढ़ेगी और कैसे होगा ये सब। ठीक है, वो समझ गए थे स्थिति, क्योंकि ये अंग्रेज को लग गया है
और अब मुसीबत आएगी। अब गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। अब साइबान क्या होता है, जैसे हम लोग शेड डलवाते हैं अपने घरों के बालकनीज में या शॉप्स के बाहर, आपने देखा होगा सुंदर सुंदर कपड़े की शेड डली होती है, ठीक है। तो हुआ क्या, जब वो लोटा गिरा तो उस दुकान की उस शेड उस साइबान से टकराया, और क्योंकि उस दुकान के अंदर वो अंग्रेज के नीचे, वो साइबान के नीचे ही उस दुकान में वो खड़ा था, तो उसको जाकर वो लगा, ठीक है। अब बाहर टकरा कर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान कराया, मतलब वही पूरा सिर से लेकर पैरों तक पूरा स्नान कराया, और फिर उसी के बूट पर वो आ गिरा, उसी के बूट मतलब उसी के शू पर वो आ गिरा। अब उस अंग्रेज को मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं। तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। अब इसका क्या मतलब है कि अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया, मतलब अब वो उनको बहुत ज्यादा सुनाने लगे, बहुत उल्टा सीधा बोलने लगे, उन्हें गालियां देने लगे, मतलब वो जो जितना भी उल्टा सीधा उन्हें बोल सकते थे इस बात पर वो बोलने लगे। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है, मतलब आज उन्हें पहली बार ही पता चला कि अंग्रेजी भाषा में भी गालियों का इतना भंडार भरा है, ठीक है। तो इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े, ठीक है। उनके फ्रेंड आ गए थे। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने भी आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया, ठीक है। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, मतलब उस अंग्रेज से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए, ठीक है। तो उन्होंने आते ही क्या किया, जितने भीड़ थी सबको पहले बाहर निकाला और अंग्रेज को आराम से कुर्सी पर बिठाया, क्योंकि इस समय गलती किसकी थी, उनके फ्रेंड लाला झाऊलाल की। अब इस समय सूझबूझ से काम लेना ही समझदारी थी, ठीक है। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए, साहब मीन्स अंग्रेज, बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? तो आगे से पंडित बिलवासी जी कहते, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। अब वो बिल्कुल मुकर गए एकदम से कि नहीं, मैं तो इसको बिल्कुल भी नहीं जानता और मैं ऐसे लोगों को जानना भी नहीं चाहता जो लोगों के ऊपर लोटे से वार करते हैं, लोगों के ऊपर लोटा फेंकते हैं, ठीक है। वो अंग्रेज की साइड पर होके बोलने लगे। तो ऐसे में अंग्रेज आगे से बोलता है, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस लुनाटिक, लुनाटिक मीन्स एक पागल आदमी है, ठीक है। पर आगे से पंडित बिलवासी जी बोलते हैं, नहीं नहीं, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल, मतलब वो डेंजरस क्रिमिनल है, ठीक है। अब परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो वह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते। अब उन्हें इतना गुस्सा आया पंडित बिलवासी जी की रिएक्शन से, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, और वो उन्हीं को उल्टा सीधा बोलते जा रहे हैं। तो अगर उनको ऐसा लगता कि वो अपनी आंखों से, मतलब अगर उनको उनकी आंखों के पास खाने की शक्ति होती तो वो पंडित बिलवासी जी को अब तक खा चुके होते, ठीक है, अपने गुस्से से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि बिलवासी जी को हो क्या गया, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। अब साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए, ठीक है। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे ये आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। तो आगे से उल्टा और वो पंडित जी बोल रहे हैं कि इनकी तो कंप्लेन कर दो पुलिस में, जिससे इन्हें अरेस्ट कर लिया जाए। फिर आगे से अंग्रेज कहते हैं, पुलिस स्टेशन है कहाँ? आगे से कहते हैं, पास ही है, चलिए मैं बताता हूँ। तो आगे से अंग्रेज कहते हैं, चलिए। अब आप पंडित बिलवासी जी कहते हैं, अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। अब उन्हें लगा, क्योंकि उन्होंने अपनी सूझबूझ और तरकीब लगाई कि कैसे ये सारे सिचुएशन को हैंडल किया जाए, कैसे अपने फ्रेंड लाला झाऊलाल को भी बचा लिया जाए और पैसे भी ऐंठ लिए जाए इस अंग्रेज से, ठीक है। तो वो कहते हैं, अगर आपकी परमिशन हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। तो अब लाला झाऊलाल से पूछते कि आप इसको बेचोगे? मैं 50 रुपए दूंगा, इसके 50 रुपीज दूंगा, ठीक है। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? अंग्रेज ने पूछा, रद्दी लोटे के आप क्यों 50 रुपीज दे रहे हैं? तो आगे से वो पंडित जी कहते हैं, आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य,
मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। वो कहने लगे, अरे आप इसको रद्दी बता रहे हैं, मैं तो आपको बहुत एजुकेटेड और बहुत समझदार आदमी समझता था। तो आगे अंग्रेज कहता है, आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। तो आगे से वो कहते हैं, पंडित जी जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर में म्यूजियम परेशान है। तो आगे से कहते हैं, ये तो बहुत ही एक ऐतिहासिक लोटा है, हिस्टोरिकल है। मुझे तो ऐसा लगता है ये अकबरी लोटा है, मतलब इसकी ये अकबर जी का लोटा है, इसकी तलाश में सारे म्यूजियम परेशान हैं। तो आगे से वो कहते हैं, यह बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है, 16 सेंचुरी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे में पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने जबरदस्ती वो हिस्टोरिकली एक स्टोरी क्रिएट कर दी। अब हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। तो अकबर ने उसे इसलिए, क्योंकि हुमायूं कौन थे? अकबर के फादर, तो उन्होंने उनके फादर की जान बचाई थी, इसी से उसकी जान बची थी, तो उन्होंने उसे खरीद लिया और उसके बदले उन्हें 10 सोने के लोटे दिए इसके बदले। अब यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। वजू क्या होता है? जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो अपने आर्म्स को धोते हैं ना, तो वो उसे बोलते हैं वजू करना। तो इसी को यूज करके वो उसे वजू करते थे। ठीक है, तो वो पहले बहुत अच्छे से अपने हैंड्स, अपने आर्म्स को वॉश करते हैं और फिर नमाज पढ़ने बैठते हैं, भगवान जी का नाम लेने बैठते हैं। तो वो कहने लगे, सन 57 मीन्स ईयर 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। इसके बाद एक हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं है लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाए। अब अगर म्यूजियम वालों को पता चल गया तो बहुत अच्छे दाम देकर, फैंसी मीन्स अच्छे खासे पैसे देकर इसे खरीद ले जाए। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ मीन्स लालच और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। कौड़ी मीन्स बहुत ही, बिल्कुल ही कम पैसा, बिल्कुल ही जो सिक्के होते हैं उससे बढ़कर पकौड़ी के आकार, मतलब बड़े बड़े पकौड़ों के आकार का होगी वही चीज। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? तो आगे से बिलवासी जी कहते हैं, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है, कलेक्ट करने का शौक है। ठीक है, पुरानी चीज़ों का। अब आगे से वो अंग्रेज कहने लगे कि मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यह ही कर रहा था। मतलब वो उस टाइम में भी यही कर रहे थे, जो नीचे शॉप पे जिसमें खड़े थे वहां से भी वो कोई एंशियंट चीज़, ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ ही खरीद रहे थे। तो कहने लगे, उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। ठीक है, जिस दुकान के साहिबान पर आकर वो लोटा गिरा था। अब वो कहने लगे, जो कुछ हो लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। तो आगे से अंग्रेज कहते, वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। तो आगे से कहने लगे, हक है? हाँ जरूर हक है। ये बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैं नहाया उस पानी से कि आप? तो आगे से वो पंडित जी कहते हैं, आपने। फिर आगे से अंग्रेज कहता है, वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? तो कहने लगे, आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? कहने लगे, आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। आगे से कहने लगे, ये सब बकवास है, आप दाम लगाइए, जो अधिक देगा वह ले जाएगा। ठीक है, तो आगे से अंग्रेज कहता है, यही सही, आप इसका 50 रुपए लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। तो आगे से पंडित जी कहते हैं, मैं 150 देता हूँ। फिर अंग्रेज कहता है, मैं 200 देता हूँ। अजीत, मैं 250 देता हूँ। ये कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपए के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। अब साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, मतलब अगर आप 250 दे रहे हो तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। आशाओं की लाश उठा रहे हो, अभी एक मुहावरा है। ठीक है, इसलिए होता है कि आप निराश हो गए कि आपने जो आशा की थी, मतलब आप जो चाह रहे थे वो आपको नहीं मिला। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। ठीक है, अब तो जो जो ज्यादा लगाएगा उसी की वो चीज हो जाएगी। अब
यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की पूंछी गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। उन्हें लगा कि वाह, मैंने तो पता नहीं क्या अचीव कर लिया, अब तो मैं सेटिस्फाई होके खुशी खुशी अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। अब कोई मेजर डगलस थे जो उनके नेबर थे इसी अंग्रेज के, तो वो भी यही काम करते थे। तो वो कहने लगे, उनकी डींगे सुनते सुनते, डींगे मीन्स उनकी उनकी जो बड़ी बड़ी बातें सुन सुनकर मेरे कान थक गए थे। अब वो कहने लगे, मेजर डगलस कौन है? तो वो बताते कि मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। उनका आपस में दोनों का कॉम्पिटिशन रहता है कि किसके पास बेटर चीज़ है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। कहने लगे, जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। पर जहांगीरी अंडा है क्या, वो पूछने लगे। तो कहने लगे, आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरे एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। तो वो उन्हीं कबूतरों की वजह से उनका वो प्रेम हुआ, वो आपस में मिले। तो उनका जो कबूतर का अंडा था, उन्होंने बहुत जतन से, बहुत बहुत अच्छे से उसको संभाल के रख लिया। एक बिल्लौर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। ठीक है, 300 रुपए में खरीदा, 300 में। तो कहने लगे, यह बात, हाँ, पर अब मैं मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। अब वो कह रहे कि अब तो वो मेरे से बिल्कुल कंपटीशन नहीं कर सकते। वो जहांगीरी अंडा तो छोटी सी चीज़ थी, मैं तो इतना बड़ा लोटा लेकर जा रहा हूँ। मेरी अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। ठीक है, तो वो उससे भी पुराना था। अब इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ, क्योंकि वो लोटा पहले का था, 16वीं सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और वो उसके बाद की बात है, जहांगीरी अंडा वाली। अब साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा उस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारी प्रसन्नता के लहरा रहा हो। अब उनकी टेंशन से उनकी दाढ़ी बढ़ गई थी कि ये 250 रुपये मैं कैसे इकट्ठा करूंगा। तो जब उन्होंने देखा कि अब तो 500 रुपये आ गए, तो वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे ही नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, ऐसा पंडित बिलवासी जी बोलते हैं। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। तो वो बिल्कुल वो बताना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो भी ये 250 रुपये कहाँ से इतनी मुश्किल से अरेंज करके लाए थे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि वो कहाँ से अरेंज करके लाए थे। तो आगे से वो बोलने लगे कि पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अब मैं आपकी पीठ ठोड़ कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अब ये लाला झाऊलाल जी उन्हें बोल रहे हैं कि मुझे तो 2 घंटे लगेंगे। आपकी पीठ थपथपाऊंगा, आपको बहुत थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि आपने मेरे लिए पैसों का अरेंजमेंट कर दिया। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। वो कहने लगे, अपने पहले ये 500 रुपये आप गिन के अपने पास संभाल के रख लो। रुपया अगर अपना हो तो इसे सहेजना एक ऐसा सुगध मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। अब उन्हें ऐसा लगा कि जब, अब वो इससे ये समझा रहे कि अगर अपने पैसे हों तो उसे संभाल के रखना एक अलग ही सेटिस्फैक्शन होता है। पर अगर किसी और के पैसे हम धोखाधड़ी से या किसी वजह से हमने ले लिए, तो उसमें वो सेटिस्फैक्शन, वो सुख हमें कभी नहीं मिलता, जो कि हमें अपनी चीज़ों में और अपने पैसों में ही मिलता है। ठीक है, लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए। तो वह बहुत ही तन्मयता से, बहुत ही एकाग्रचित होकर, बहुत ही कंसंट्रेशन से अपने पैसों को समेटने लग जाते हैं। ठीक है, और इसी बीच बिलवासी जी वहां से निकल जाते हैं। अब उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। ठीक है, क्यों नहीं आई, अब उसका भी आगे हमें बताएंगे क्या, किस वजह से नहीं आई। तो वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली
जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। अब हुआ क्या, जब उनकी वाइफ और वो अब उनकी वाइफ तो गहरी नींद में सो रही थी, तो उन्होंने उनकी गले से सोने की सिकड़ी मतलब सोने की वो जो चैन उन्होंने पहनी हुई थी वो निकाली, और उसमें एक छोटी सी ताली लटक रही थी, मतलब चाबी लटक रही थी, जिससे कहीं किसी चीज़ का भी ताला खोला जाता है, ठीक है। तो उसमें वो ताली बंधी हुई थी, तो उन्होंने चुपके से वो निकाली। फिर वो उनके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। पहले के जो लोग होते थे वो संदूकों में अपनी चीज़ों को रखते थे और उसे लॉक लगा के रखते थे, क्योंकि पहले ऐसे अलमीराज और उसका बहुत ज़्यादा फैशन नहीं होता था, ठीक है। अब उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। और संदूक अगर मैं आपको बताऊं तो सूटकेस की तरह होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। अब जो 250 रुपए का नोट उनके पास था, जो उन्होंने अंग्रेज के सामने उस टाइम पे फेंक दिया था जब वो बेट हो रही थी आपस में लोगों की, तो वो 250 रुपए का नोट निकाल कर उन्होंने वापस उसे बहुत ध्यान से उसमें जो का तो जैसे वो पड़ा था, जैसे उन्होंने वहां से उठाया था, वो रख के उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्वतः अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। वापस उन्होंने वो ताली उनके गले में वापस से डाल दी। उनको बिल्कुल भनक भी नहीं लगी उनकी वाइफ को कि ऐसा कुछ हुआ। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली, क्योंकि हुआ क्या था कि वो बहुत परेशान थे। उन्होंने अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए अपनी वाइफ के संदूक से चुपके से चोरी से पैसे निकाले थे, उन्हें बिना बताए। तो अब वो बहुत बेचैन थे, क्योंकि वो किसी के पैसे थे, वो उनके पैसे नहीं थे ना, अब किसी मतलब उनकी वाइफ के पैसे थे। तो जब तक उन्होंने वापस उनके पैसे वापस नहीं रख दिए, उन्हें वो चैन नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अब जैसे ही उन्होंने वो पैसे वापस रखे, वो साथ नहीं है। तो उन्हें अब ये लग रहा था कि हाँ, अब ये जो मैंने गलत काम किया था उसको मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया है, और अब मैं खुश हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ इस बात को लेकर, ठीक है। तो उन्होंने एक हंसकर एक लंबी सी अंगड़ाई ली, और दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक वह चैन की नींद सोए, क्योंकि वो बहुत बेचैन हो चुके थे कि उन्होंने किसी के पैसे चोरी किए थे। तो जैसे ही उन्होंने वापस रखा, तो अब वो चैन की नींद सोए। तो यहाँ पर ये स्टोरी फिनिश होती है। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया कि कैसे पंडित जी ने अपनी सूझबूझ से अपने फ्रेंड की हेल्प की, राइट। पर क्योंकि उन्होंने हेरा फेरी की, उन्होंने अपनी वाइफ के को बिना बताए पैसे निकाले, अंग्रेज से डबल पैसे ले लिए, कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर पैसे दे दिए, ये भी उन्होंने सही नहीं किया। मतलब हमें ऐसा भी अपनी लाइफ में नहीं करना चाहिए, हमें ये सब कभी अप्लाई नहीं करना चाहिए। बस ये तो एक हंसी मजाक वाली स्टोरी है, तो उन्होंने एक स्टोरी के रूप में बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी फिनिश होती है। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। थैंक यू।